नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। एक बार फिर से आपके चहेते शो और आपका जिसको इंतजार रहता है बेसब्री से उसके उस शो में हम हाजिर एक बार फिर से लालगंज के भ्रष्टाचारों पर बात करने के लिए। इसके पहले हमने बात की है लालगंज में शौचालय घोटाले में, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए का घोटाला का गबन का मामला सामने आया था। और उसके बाद हमने बात की कि लालगंज में ही नगर परिषद द्वारा आवास योजनाओं में कहाँ कहाँ धांधली की जा रही है, वार्ड की तरफ से किस तरह से धांधली करिए, कहाँ कहाँ लूप होल्स है, उस पर बात की थी। और आज हम फिर एक बार हाजिर हैं अपने नए मुद्दे के साथ में हमारे फिर ये जाने पहचाने चेहरा जानते होंगे, संतोष जी हैं, पेशे से वकील हैं और इन सब मुद्दों पे खासकर जगह जगह पे जहाँ कानूनी कार्रवाई करवानी हो, जागरूकता फैलानी हो या फिर उसके लिए जो मुकदमे लड़ने हो, आरटीआई दायर करना हो, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि लालगंज में जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे कीमती चीज़, ज़मीन जो प्रॉपर्टी होती है, सरकारी ज़मीन जिस पे अवैध कब्जा या जिसको हथियाने की साजिश चल रही है, उस पर आज जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन ज़मीन है जिस पे ब्रोकरों की, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की नज़र है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी एक बार फिर से हमारे इस शो में। और दर्शक से जानना चाहते हैं सबसे पहले, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या है तारीख वारीख आप ही बता दीजिए कि कब तक चुनाव हो सकते हैं, क्या है? जी, उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर में चुनाव होने की संभावना है नगर परिषद का। जी। सीट का क्या स्थिति है अभी, कौन सा सीट है, कहाँ है? जी, सभापति का अभी घोषणा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो रिजर्वेशन का मुद्दा था वह सब जांच पड़ताल करते हुए, स्क्रूटनी कंप्लीट करते हुए लालगंज नगर परिषद सभापति का सीट जनरल हो गया है। ठीक है, सभापति का सीट जनरल हो गया है, यानी सामान्य वर्ग से लोग यहाँ आके चुनाव लड़ सकते हैं। उपसभापति का अभी तक कोई क्लियर नहीं है। नए वार्ड जो बांटे गए हैं उनके हिसाब से चुनाव होंगे। कुल कितने वार्ड हैं अभी वर्तमान में? जी, अभी 26 वार्ड बने हैं, पहले थे 19 वार्ड थे, अब 26 वार्ड पे चुनाव होगा। वार्डों का जो वितरण, क्या कहते हैं, सीमांकन जो होता है वो हो चुका है, लिस्ट आ गई है, पहुँचा दे। तो सवाल से शुरू करते हैं संतोष जी, बताइए ज़मीन के बारे में क्या कहना चाह रहे थे आप? कौन कौन ज़मीन है लालगंज में वैसे जो धार्मिक है या फिर सरकारी है, उन ज़मीन का एक लिस्टिंग बता दीजिए, कौन कौन ज़मीन सरकारी है? जी, लालगंज नगर परिषद में काफ़ी ज़मीन सरकारी है, बिहार सरकार का है, केसरी हिंद है, धार्मिक न्यास की है। धार्मिक न्यास में भी कई किस्म है, राम जानकी मठ, कृष्ण जानकी मठ, उसके बाद और भी बहुत सारा मंदिर है, धर्मशाला वगैरह करके है, जो सब सरकारी ज़मीन के श्रेणी में आता है, जिस पर लालगंज नगर परिषद या अंचल कार्यालय का कोई ध्यान नहीं है। आज आप नगर परिषद कार्यालय में या अंचल अधिकारी के यहाँ जाकर पूछिएगा उनसे कि आपका शहर में कौन कौन ज़मीन सरकारी ज़मीन है, उनके पास कोई ब्यौरा है ही नहीं। बड़ा दुख की बात है हमारे। आपको कैसे पता फिर कौन कौन सरकारी ज़मीन है? जी, काफ़ी खतियान देखे हैं हम लोग, कई प्लॉट का, जिससे पता चला। नाम इंगित कीजिए। धर्मशाला? जी बिल्कुल, भवानी चौक का धर्मशाला है, बिल्कुल। उसमें खतियान में पब्लिकेशन किया हुआ है 20 नवंबर 1973 को कि यह सार्वजनिक धर्मशाला है, वो खतियान है। भट्टी पोखर? जी, भट्टी पोखर सार्वजनिक है। और कौन सा है? उसके बाद बस स्टैंड ले लीजिए, जो बाईपास पे, बाईपास के पास में है। हाँ। नगर परिषद उसको बनाया भी है। हाँ। वह ज़मीन फुल्ली नगर परिषद की है। अच्छा। उसको भी कुछ लोग एक्वायर कर लिया है। उसके बाद एरीपुरा में जाइए, गुरु नानक ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा करके है। उसके लास्ट में 19 वार्ड। गुरुद्वारा तो वहाँ है ही, फिर ज़मीन कौन सा? उसके बाद एरीपुरा नहर के उस पार। अच्छा। उसका बहुत बड़ा कई एकड़ में प्लॉट है जो सरकारी ज़मीन है, जिसको भी काफ़ी दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग के पास जो लास्ट बॉर्डर पड़ता है हमारा शहर का, वहाँ तो नगर परिषद की जो सरकारी ज़मीन है उसको तो प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद बिक्री भी कर चुका है, कुछ बाकी भी है उसमें का। बढ़िया। शहर में जितना पोखर, तालाब, नहर सरकारी था, सबको लोग इनक्रोच कर लिए हुए, दखल कर लिए हुए। ना तो नगर परिषद और ना अंचल अधिकारी स्तर से कोई कार्रवाई उस पर की गई है। कौन लोग कर रहे हैं? भूमाफिया लोग कर रहे हैं। भूमाफिया में कौन? जनप्रतिनिधि या जो कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ भूमाफिया भी हैं जो सामने चेहरा नहीं लाते हैं, बैकडोर से रहते हैं। चुनाव आने वाला है जी, आप भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद रहेगा तब लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। लोग जो लोग इनक्रोचमेंट कर रहे हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ सकते हैं। नाम बताने में कोई हर्ज? अभी तो हमको ज्ञात नहीं है कि कौन कौन लोग आना चाह रहे हैं जो इनक्रोच किए हुए। बच गए आप। नहीं, नाम तो आपको पता ही है। जब इतना पता है कि कौन इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो लोग आएंगे समय परिस्थिति के हिसाब से सामना होगा हम लोगों का। जो लोग भी इनक्रोच करने वाले लोग हैं, सरकारी ज़मीन को दखल करने वाले लोग हैं, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे उनका, चाहे कोई लोग हो। अब जब नाम नहीं बताएगा तो फिर क्या अगला सवाल हम कहाँ से लाए, क्या पूछें आपसे हम कि
जमीन का नाम पता चल गया इंक्रोचमेंट। कैसे होता है इंक्रोचमेंट, कैसे लोग हथिया लेता है? जैसे आप चर्चा की है धर्मशाला का, भट्टी पोखर के पास में, तो भट्टी पोखर में जो धर्मशाला आज खतियान में है धर्मशाला, वह धार्मिक न्यास के अधीन है। वह कुछ निजी लोग उसको दखल किए हुए हैं, उसमें कुछ दुकान भी किए हुए हैं, 5-6 दुकान भी किए हुए हैं लोग। जी जी, उनसे कहने पर कहते हैं कि हम किराया में लिए हुए, किन से लिए हुए नाम नहीं बताते हैं। तो हम लोग तो मानेंगे कि सरकारी संपत्ति का वो लोग अतिक्रमण ही किए हुए हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद भट्टी पोखर के सटे दक्षिण में भवानी चौक के पास 3 कट्ठे का जमीन था। जिसका जहाँ बना हुआ था वो क्या? नहीं, वो काफ़ी आगे चला गया सर। अच्छा अच्छा। भवानी चौक के सटे उत्तर और धर्मशाला के बगल में खाली जमीन है। जी, 3 कट्ठे का प्लॉट था। उसमें से पीछे तालाब है, पीछे तालाब है, वह भी सार्वजनिक है, लेकिन फ्रंट से 3 कट्ठा किसी निजी व्यक्ति ने केवाला ले लिया, मुकदमा भी फाइल किया। नगरपालिका हार गई, जबकि नगरपालिका के वह परिसंपत्ति है। नगरपालिका ही हार गई। तो जमीन किसके अंडर में जाएगा? निजी आदमी का हो गया वह संपत्ति। तो फिर कोर्ट का ऑर्डर, तो एक तरह से आप कोर्ट के ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को मैं प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रश्न चिन्ह कर रहा हूँ उन लोगों को जो नगरपालिका में गए, जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए, या वहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी है, उनको तो ब्यौरा पता होना चाहिए कि अमुक जगह हमारी परिसंपत्ति है, उनको पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने पक्ष रखा ही नहीं, इसलिए न्यायालय ने सिर्फ वादी पक्ष की बात सुनकर उनके पक्ष में जजमेंट कर दिया। जांच में चलती है क्या? मैं धांधली चला होगा, इसका मतलब लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया होगा या फिर दबाया होगा? बिल्कुल दबा दिया गया है। हमें तो यह ज्ञात हुई है कि नगर परिषद से काफ़ी अभिलेख को गबन करवाकर कोई निजी व्यक्ति रख लिए हुए हैं, जिससे वहाँ के कर्मी को भी इस बात की जानकारी नहीं है, और वही लोग ये सब लालगंज में हिंड्रेज उत्पन्न करवाते हैं। ठीक है, जो जांच का विषय है। बीच में एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया, चूँकि अब नेता लोग घूमना शुरू करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन होगा, जनता को जागरूक करने का काम आप बड़े अच्छे से करते हैं। कुछ सवाल बता दीजिए कि जनता को पूछना चाहिए। कोई नेता अगर दरवाजे पे आए वोट मांगने, कौन से सवाल ऐसे हो जो जनता पूछे कि इसका जवाब दीजिए, फिर आपको हम वोट देंगे? सर, अभी तो हाल ही का मुद्दा ले लीजिए, पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में तो पूरे शहर के विकास हुआ या नहीं हुआ वह तो खुल गया कि लाखों लाख रुपया खर्च हुआ बोर्ड के द्वारा। यहाँ तक कि 93 करोड़ का बजट भी पास हुआ था हमारे नगरपालिका में। तो लोगों को पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का आप बजट पास करते हैं और विकास का यही पैमाना है। 2-2 मकान ऊंचा, यानी कि 20-20 फीट हाइट तक पानी घुस गया था। 3-4 महीना यहाँ के पब्लिक जैसे तैसे जीवन बसर किए। तो वे लोग तो निश्चित रूप से प्रश्न करेंगे कि भैया आप पूर्व में जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, लेकिन इस साल तो नहीं डूबा ना, तो लोग क्या है भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, मर्म हुआ है, दिल की गहराई को छुआ है लोगों को। कितना हम संकट झेले हैं, भलगर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। खाना पैखाना एक हो गया था लोगों को, कोई पूछता नहीं था, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो वैसे दिनों को कोई लोग नहीं भूलेगा। आज आप जो इस संकट को झेला है उनके नज़दीक जाकर आप पूछ लीजिए, किसी प्रलोभन में ऐसे लोग नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो जो फिर वापस ज़मीन के मुद्दे पे आते हैं। जिस ज़मीन के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, जिनके आसपास, मतलब उस पर ऐसा क्यों हुआ? नगर परिषद तक कोई ज़मीन तो किसी एक नहीं हड़पा होगा, जिसने भी दिया नगर परिषद का, या तो जो चेयर पे बैठा हो सो, या फिर जो भी ब्रोकर हो, अगला कोई विरोध क्यों नहीं किया? विरोध नहीं किए होंगे कि किसी रूप में मैनेज हो गए होंगे, जो वहाँ के अथॉरिटी होंगे, जो देख रेख करता धरता होंगे, जो केयर टेकर होंगे नगर पालिका की ओर से, वे लोग मैनेज हो गए होंगे। वे लोग उसका अपोज नहीं किए न्यायालय। कितने का जमीन रहा होगा? मान लीजिए कि किसी जमीन 3 कट्ठा जमीन मार्केट का आप सोच लीजिए, कम से कम मिनिमम भी रेट लगाइएगा तो आज के डेट में 1 करोड़ से कम बाजार का कोई जमीन कट्ठा नहीं है। 3 कट्ठा का 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ का जमीन नाम तो आप ले नहीं रहे हैं कि किसके अंदर में गया है, क्या गया है? कोई शुक्ला जी हैं, उन्होंने हाँ नहीं, हाँ उनके पक्ष में जजमेंट हुआ है। अगला ज़मीन जो है, जो बस स्टैंड की बात कर रहे थे, बस स्टैंड पे उसका ज़मीन है, वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि लोगों ने साजिश रचा रखी है, शुरू है उसका अतिक्रमण भी, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी, बस स्टैंड भी नगर पालिका की परिसंपत्ति है। उस पर भी नगर पालिका के कुछ लोग या प्रॉपर्टी डीलर के प्रभाव में जो लोग आने वाले हैं, उन लोगों के साजिश के तहत उस जमीन पर टाइटल सूट
839/2015 दाखिल करवा दिया है, जिस पर कुछ निजी लोगों ने दावा किया है कि ये हमारी खानदानी ज़मीन है, जिसका मुकदमा भी न्यायालय में, माननीय न्यायालय में चल रहा है। उस पर भी कई वर्षों तक नगर परिषद लालगंज ने कोई ध्यान दिया ही नहीं, कोई जवाब दिया ही नहीं था। अब हाल में इधर साल 2 साल में जवाब पड़ा कि नहीं, सो पता नहीं हमें कि ये लोग पक्ष वहाँ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि उस परिसंपत्ति को भी हाथ से धो देना चाहते हैं, मैनेज हो गए हैं अदर साइड से। महाराणा प्रताप चौक पे भी एक ज़मीन पे मार्केट बन रहा है जी, उसके बारे में क्या कहना है? जो मार्केट बन रहा है उस ज़मीन का अभिलेख तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सरकारी चौक, ज़मीन है वो, महाराणा प्रताप चौक के कॉर्नर के पास में कुछ 5-7 कट्ठा के पास में वह सरकारी ज़मीन है, लेकिन जो बन रहा है किस आधार पे कह रहे हैं आप? ये उसका अभिलेख हम देखे हैं। उसका देखें जी आपने? बिल्कुल। ये बताइए कि जो लालगंज नगर परिषद है उसके गठन का लगभग 150 साल पूरा हो गया। 150 साल पुराना नगर परिषद, आज तक उसके द्वारा लालगंज में कोई ढंग का वैसा काम नहीं दिखता है कि जिससे लोगों को सीधे फ़ायदा पहुँचे। उतने पुराना नहीं जाएंगे, पिछले 25-30 साल के अंतर्गत आपको कौन सा ऐसा काम लगता है नगर परिषद का जो सबसे अच्छा रहा हो आपके नज़र में? कुछ एक आध काम बताइए। कोई काम मेरे नज़र में नहीं है। कुछ तो होगा। कोई काम है ही नहीं मेरे नज़र में। 25-30 साल में भैया कोई मेरे नज़र में अच्छा काम नहीं है। ज़बरदस्ती हम कैसे कह दें, हम तो कोई काम देख ही नहीं रहे। 30 साल से नगर परिषद कुछ किया ही नहीं। किया, लेकिन विकास का कोई काम नज़र आता ही नहीं है। वह रोजमर्रा का काम कर रहा है। नगर परिषद का पोखरा का सौंदर्यीकरण करवाया, हाफ पार्ट का सर। अरे हाफ का काम करवाए ना, हाफ पार्ट का तो उसमें भी सौंदर्यीकरण में आप देख लीजिए, क्वालिटी बेस नहीं है। कितना घपला हुआ है उसमें? ये तो जांच का विषय है कि कितना का फंड आया और कितना का काम हुआ, वो तो देखने का चीज़ है। हाफ पार्ट में, पूरा इंटायर में होना चाहिए था, नहीं हुआ। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? उसको विकास कहेंगे? एक जो सबसे अहम सवाल है, लालगंज में देखने के बाद दुर्गा पूजा आने वाला है। नोटिस करने की चीज़ें हमने तो कई बार किया है, जनता पता नहीं करती है कि नहीं करती है। दुर्गा पूजा बड़े भव्य तरीके से लालगंज में मनाया जाता है। कोरोना के बाद पिछले साल भी अच्छे से मनाया है, इस साल भी अच्छे से मनाया जाएगा। आसपास के जितने गांव हैं वहाँ के बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें आती हैं लालगंज घूमने। पूरे लालगंज नगर परिषद में, मेन मार्केट में एक जगह भी उनके लिए जो क्या कहते हैं वॉशरूम, सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है पूरे नगर परिषद में। इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग जब ऐसी स्थिति कभी आती होगी तो क्या करते होंगे, कहाँ जाते होंगे, किस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा। ऐसा क्यों हुआ? एक सुलभ शौचालय बना भी, जो देखने को मिलता है भट्टी पोखरा के थोड़ा सा आगे, लेकिन वो भी चरमराया अवस्था में। तो किसकी जिम्मेदारी थी ये? कभी इस पर आवाज़ उठाई गई कि नहीं उठाई गई? उसका क्या इतिहास है? जी बिल्कुल, यह नगर परिषद की पूरी जवाबदेही बनती है कि अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम सुलभ शौचालय को बनाएं। उसके बाद लालगंज व्यवसायी भी, जो मार्केट संचालक है, वे लोग भी अपने स्तर से ये सुविधा नहीं दिए हैं। मार्केट बना दिए ना, पार्किंग करने की व्यवस्था है। अगर किसी मार्केट में 10 दुकानदार है तो 10 दुकानदार अपना पार्किंग कहाँ करेगा? उनका कस्टमर कहाँ लगाएगा? किसी के पास नहीं है। एक आध 2 मार्केट के पास है और किसी के पास नहीं है। वहाँ दुकानदार दिन भर रहेगा, कस्टमर दिन भर रहेगा, कहाँ जाएगा? लेटरिन बाथरूम कोई व्यवस्था नहीं है। पानी कहाँ का पिएगा? किसी बाजार में एक आध जगह गड़ा है, लेकिन और कहीं नहीं पानी पीने की व्यवस्था है। मार्केट में तो फिर भी चलिए कि जो नया मार्केट बने उसमें बाथरूम है, नया बना है, जो उस मार्केट में जाएगा वही ना। जी, जो दुर्गा पूजा का खाली मूर्ति देखने आया है वो कहाँ जाएगा? अब दुर्गा पूजा में इतनी समस्याएं होती है कि लोग को, मतलब पुरुष तो कहीं इधर उधर कर लेते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, कितनी असुविधा होती है, कहाँ जाएंगे? लालगंज के विधायक के बारे में 2 शब्द कहना चाहिएगा, क्योंकि पिछला बार का दुर्गा पूजा देख चुके हैं, भाजपा से आते हैं, मोदी जी का नारा भी है स्वच्छ भारत मिशन, उनके तरफ से कोई पहल भी अभी तक तो कोई ऐसा नहीं किया गया है। इस मुद्दा पर कोई चर्चा हुई ही नहीं है विधायक जी की ओर से। आपका वीडियो देखेंगे तो कुछ शायद इस बार कर दें। अच्छा, आ जाए तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि हम तो विधायक जी को इसके पहले भी 2 महीना पहले भी मई में जनता दरबार का आयोजन बोले करेंगे, बहुत सारा किए, एक बार किए, कहें कि हर बार करेंगे, नहीं किया, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी हुई होगी। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया था उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। हमने तो सरकार बदल गई ना। जी, सरकार बदल गई, उस वक्त हमने दिया था। तो उन्होंने कहा था कि एकदम तुरंत, आज के आज हम जाकर प्रशासक से बात कर रहे हैं, शनिवार था सर, 15 मई था संभवतः, आज तक कई माह हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? लालगंज के व्यवसायी वर्ग का आपने जिक्र किया है, लालगंज का व्यवसायिक वर्ग भी तो इस पहल पे सोच सकता था, क्योंकि कमाने के तो सबका है। जी बिल्कुल, दुर्गा पूजा में लोग आते हैं, जितनी भीड़ आती है लगभग लाख लोग के आसपास आता है मार्केट में, कमाते सब हैं जी।
कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं थी कि सरकार एक साथ आवाज़ उठा के इसका व्यवस्था किया जाए, पीने का पानी और सुलभ शौचालय जैसा चीज़ का? जी बिल्कुल। इसके क्यों नहीं किया व्यवसायी इसके लोगों ने? पूर्व देखा गया होगा 7 वर्ष पूर्व लगभग 2014 में 93 शौचालय बना था, एक भी नहीं है कहीं दिखने को, कहीं तो नहीं। आप बोल चुके उसके हैं। बाद कितना घोटाला हुआ था उसमें? 40 लाख 10 लाख, उसमें 10 लाख रुपए का इसमें बाकी प्लास्टिक वाला 17 में हुआ है। उसके बाद इस शौचालय के बाद प्याऊ 4 जगह लगाया गया था बाजार में। यही उद्देश्य रखा गया था कि कोई भी आम नागरिक को आसानी से पेयजल मुहैया हो सके, लेकिन एक भी प्याऊ दिख नहीं रहा है। नहीं, कहीं नहीं। गांधी चौक पर लगाया गया था, तीनपुलवा पर था। एक मोहिनीमा के बाद कल भी कराया था शायद, रोड पे कल है। हाँ, वो कल अभी है। वही ना बोले कि मार्केट में कहा जगह कल दिख जाएगा, जो पानी का माने उपलब्धता है वहाँ, और कहीं नहीं है। उसके बाद नूनूबाबू चौक प्याऊ लगाया गया था, तीनपुलवा पर नगर पालिका के पास, नगर पालिका अपने नीचे भी लगवाया था, लेकिन कोई प्याऊ उपयोग में नहीं है। आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई पब्लिक, कोई राहगीर, कोई प्यासा एक गिलास पानी भी उसका उपयोग किया होगा। इतनी चिलचिलाती धूप में भी हम लोग एक कैंप लगाए थे मई में, लोगों को। आप कभी आवेदन वगैरह दिए हैं इसके विषय में कि हाँ ये बहुत होना आवेदन चाहिए? दिया हुआ है। किस चेयरमैन का रिजाइन में दिए आप ये आवेदन? कौन आवेदन थे? अब हमको याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई आपका फेवरेट उसको दिए हो, कोई नहीं सर, उसको ना दिए हम हो, लोग चूंकि कि अपने आदमी को ना देते हैं। ऐसा बात नहीं है सर, सब अपने लोग रहते, कोई विरोधी किसी के नहीं, सब अपने लोग रहते। किसको दिया आप आवेदन? हम कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से इंडोर्स किए थे, उनको दिए थे। कब? कई आवेदन दिए थे, लगातार 5 वर्ष से हम लिख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यशैली कैसा रहा है पिछले 2-3 सालों में जो आपको दिख रहा है? अभी वर्तमान वाले हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। वर्तमान जो कार्यपालक पदाधिकारी, सोनिक जी है वही ना? हाँ, राकेश कुमार सोही जी, इनका कार्यशैली अच्छा है, काफ़ी जानकार भी है। जब हम बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप की, तो ये लगा कि आपका तीसरा इंटरव्यू होने वाला है। लोगों ने देखा है, खूब सहारा है। शौचालय वाले ने तो जो आग लगाई है, मतलब शौचालय ने जो शौच फैलाया है प्रतिनिधियों के जीवन में, उसका क्या कहना। लेकिन सबसे बड़ा ये है ना कि मुझे कई सारे कॉल आ गए, उसमें सबसे ज़्यादा संगीन आरोप आप पे लगाए गए। लगभग प्रतिनिधि आपके खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी पोल खुल रही है। पहला आरोप जो लगा है हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका हमको 2 टूक जवाब चाहिए। आरोप ये है कि कहा जाता है कि आपके पिता खुद नगर परिषद में थे, नगर पालिका में थे, और वहाँ पे कुछ अनियमितता हुई या फिर उनको सही से हिस्सा ना मिला, आपको कमीशन कह लीजिए उसको, या फिर जो भी उसकी भाषा में जो उचित रहे, आपको नहीं मिला, इसलिए आप नगर परिषद से खफा होकर उसका पोल खोलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कमीशन मिलता तो शांत से बैठे रहते हैं। ऐसे कोई बात नहीं सर, हम किसी पोस्ट पिताजी थे हमारे पिताजी थे, उनके स्टाफ थे, उनको जो वेतन मिलता था वो अपना उसी से मतलब रखते थे। उसके बाद कोई हमारी वहाँ तक कोई नियुक्ति ही नहीं थी, ना किसी पोस्ट पर हम थे। इसी बात तो खुन्नस है क्या? कोई खुन्नस नहीं है, नियुक्ति नहीं। और हम चूंकि बहुत पहले से वकालत में, हमको कभी शौक नहीं रहा कि हम नगर पालिका में स्टाफ के पोस्ट पर हम रहे। वकालत में कब से हैं आप? हम वकालत में 2006 से हैं। तो भी सबका महत्वाकांक्षा होता है, एक आदमी घुस जाए नगर पालिका में, एक टेंडर ले लें। नहीं सर, कभी वैसा हमारा रुचि नहीं रहा। अगर हमको रुचि वैसा रहता तो हम जिला में करेंगे टेंडर की। हम एक नामी गिरामी नेता ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि उनसे पूछिएगा कि वकालत करते हैं, कई बार उनको जज से और कहीं कहीं किसी केस में फटकार लगी हुई है, कई सारे फर्जी मुकदमे भी वो करवा चुके हैं, लोगों को ठग चुके हैं। इस पर क्या कहना है आपका? आप पे आरोप लगाइए। जी, हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे। वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह बैठे सामने, निकाले पेपर, जिस न्यायालय का टीका टिप्पणी उसको रखे, ताकि हम भी तो माननीय न्यायालय को यह सूचित कर सके कि हजूर इस तरह की स्थिति है, कि किस न्यायालय ने क्या किया है, पता चल सके। तब तो पता चलेगा ना। अगर गलत होगा तो माननीय न्यायालय खुद उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू करेगी, इसलिए उनको बैठना चाहिए ना। और न्यायालय रहे थे कि जो आरोप लगा रहे नहीं, बिल्कुल बैठना चाहिए सामने। और जहाँ तक न्यायालय की बात है तो न्यायालय स्वतंत्र इकाई है, उसके किसी जजमेंट पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो न्यायालय खुद उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाएगी। सारा प्रतिनिधि आपसे काहे गुस्से में है? अब गुस्सा में है इसलिए कि हम जो भी बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग जरूर फंस रहे होंगे। लाल रंग के केजरीवाल हो गए हैं आप। देखिए सर, हमको यह महसूस हुआ है, महसूस हुआ है कि हम भी लालगंज के नागरिक हैं और मेरे राशि का दुरुपयोग हो रहा है। क्या हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? लालगंज का कोई विकास के मुद्दा में आज तक सवाल नहीं। प्रश्न पूछते पूछते आप तो चुनाव में लड़ने आ गए, अन्ना आंदोलन से चले चुनाव लड़ने आ गए। सर, यह कोई जरूरत नहीं है। हम आपको शुरू में बोले हैं कि जनता का अगर इरादा होगा, लोकतंत्र है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम मन बनाए हैं, लेकिन जनता हमको नकार देगी तो हम कैसे
इतना आरोप आप लगाए हैं पिछले 3 जी। इंटरव्यू में कागज पत्तर के साथ, बैठिए गांधी चौक पे। जी बिल्कुल, हम सार्वजनिक स्तर पर हम चाहते हैं बिल्कुल बैठे सभी लोग। जिस दिन की जगह माइक लेकर हम ही पहुंचेंगे। आप जिस दिन आप डेट फिक्स कीजिए, हम डेट फिक्स करें डेट। जी सर, मतलब चुनाव आने दीजिए तो फिर डेट, कीजिएगा। उसके बाद समय स्थल आपका होगा, और जितने भी प्रतिनिधि रहे, मैंने पिछली बार भी आपसे आग्रह किया था कि आप अपने चैनल के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कीजिए और एक स्थल समय निर्धारित कीजिए और सभी लोगों को उपस्थापित कीजिए। हम भी रहेंगे और संतुष्ट कर दे हमारे प्रश्नों को। मानेंगे कि हाँ आप सही जनप्रतिनिधि रहे हैं। ठीक है, कि लालगंज के विकास में आपने कौन सी 4 चांद लगाया, कौन सा माइलस्टोन आपने खड़ा किया है, कि हम कहेंगे कि आप उसका जवाब तो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, आप पे आरोप जरूर लग सकता है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। कहना यही है आपसे, जनता से, और जो सुन रहे हैं जनप्रतिनिधि चुप चुप के देख रहे हैं उनसे भी, कि ओपन चैलेंज है। जिनको भी आपत्ति है मुझे फ़ोन ना करें, बैठें, टाइम दे, समय दे, आमने सामने बैठें, दोनों के मुंह पे कैमरा रहेगा, जिसको जो कहना है कह सकते हैं। फिलहाल आरोप लगे हैं ज़मीन के घपले से लेके नगर परिषद के कार्यशैली से लेके, उन तमाम आरोपों पे बात कर चुके हैं। 1-2 मुद्दे और हैं जो आने वाले 1 हफ्ते में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। अगर इस मुद्दे पे आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला मुद्दा क्या हो, इसके लिए सुझाव दे सकते हैं। खबर पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए प्रकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।